ये कहानी है खानदान के पहले बच्चे पर गरीब बहू को मिली रॉयल फैसिलिटीज। दिव्या, निशा और पूजा फोर्थ फ्लोर पर होती हैं। जहां दिव्या वर्कआउट कर रही होती है तो वहीं निशा बैठकर खा रही होती है और पूजा अपना मेकअप किट लेकर मेकअप कर रही होती है। तभी वहां आशा आती है और अपनी तीनों बहू को देखकर उनसे कहती है, तुम तीनों यहाँ पर बैठी हो, एक सारा दिन वर्कआउट करके अपनी बॉडी फिट रखती है, एक को खाने से फुर्सत नहीं और दूसरी हर समय सुंदर दिखना चाहती है। अरे तुम तीनों माँ कब बनना चाहती हो ये मुझे बताओ। कितनी मुश्किल से इतने बड़े अस्पताल में मैंने तुम तीनों के लिए अपॉइंटमेंट लिया और तुम तीनों वहाँ छुप कर बैठी हो। माँ जी, हम तीनों में कोई कमी नहीं जो आप बार बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हैं। हमारी अभी उम्र नहीं हुई कि हम अभी बच्चा करें। अगर आपको इस घर का वारिस चाहिए तो अपनी लाडली छोटे बेटे की शादी क्यों नहीं करवा देती? उसकी शादी तो होगी ही बहू, पर तुम तीनों इस घर की बड़ी बहू हो। दिव्या बहू, तेरी शादी को 5 साल हो गए, निशा बहू की शादी को 3 साल और पूजा बहू, तेरी शादी को भी 1 साल हो गया। क्या तुम तीनों को नहीं लगता कि अब तुम तीनों को भी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए? लोग अब हमें ताने देते हैं, क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? माँ जी, आप बेकार इतना सोचती हैं। कोई कुछ कहता है तो उनसे कह दीजिए, अभी आपकी बहू ने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। इतना बोलकर तीनों बहू वहां से चली जाती हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कमरे में जाती है। क्या हुआ आशा, आज तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म लग रहा है। हो ना हो फिर तुम अपनी तीनों बहू से बहस करके आई हो। बहस ना करूं तो क्या करूं, इन तीनों का दिमाग खराब हो गया है। आशा, उन तीनों को अब बोलना बंद करो। वो तीनों तभी अपनी फैमिली बनाएंगे जब उनका दिल होगा। अभी तो उन्हें ये सब फिजूल लग रहा है। उन्हें डर है कि उनका शरीर खराब हो जाएगा, वो सुंदर नहीं दिखेंगे। पर आने वाले कुछ दिनों में उन्हें अपने आप ही एहसास हो जाएगा कि लड़कियों के लिए सुंदर और अच्छी फिगर से ज्यादा जरूरी है मां बनना। दिलीप के समझाने पर आशा शांत हो जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा कमरे में बैठकर अपनी सास से अपने बेटे की शादी की बात कर रही होती है। आशा, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है विवेक की शादी का, क्योंकि तेरी ये तीनों बड़ी बहू ही फैशन वाली और मॉडर्न है। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कभी बच्चा भी करेंगी। अब तो मुझे अपने विवेक से ही उम्मीद है। सही कहा माँ जी, पर मेरा विवेक मेरी सुनता है और उसकी सोच मेरे बाकी 3 बड़े बेटों की तरह नहीं है। वो तीनों भी मेरी परवाह करते हैं, पर अपनी बीवी के सामने सर झुका जाते हैं। इसलिए मैं अपने विवेक की शादी ऐसी लड़की से करूंगी जो मेरे घर को वारिस दे सके। आशा और उमा कमरे में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी काजल सबको आवाज देकर नीचे बुलाती है और पूरा परिवार नीचे आकर जमा होता है, जहां वो लोग देखते हैं कि विवेक ने अब सपना नाम की गरीब लड़की से शादी कर ली है। विवेक, ये लड़की कौन है और तूने किसी को बताया भी नहीं और शादी कर ली? विवेक, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार घर में बात तो कर लेता। भैया, अगर मैं सपना के बारे में घर में बात करता तो आप सभी इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते, क्योंकि सपना गरीब घर से है और माँ तो मेरी जबरदस्ती कहीं और ही शादी करवा देती और मैं कुछ नहीं कर पाता। बस इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मेरी तो 4 औलाद ही नालायक निकली। मैंने सोचा कि तेरी शादी मैं अपनी मर्जी की लड़की से करूंगी जो मेरे घर को पहला वारिस दे सकेगी, पर तूने भी इस गरीब से शादी कर ली। माँ, शांत हो जाओ। ज्यादा गुस्सा करोगी तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। अब जो भी है, सपना इस घर की बहू है। देखिए, आज पड़ोस के लोग जमा हो रहे हैं। अगर हम इसी तरह घर की बातों को बाहर करेंगे तो लोग हमारा ही मजाक बनाएंगे। सूरज, दिलीप आशा को समझते हैं, जिसके बाद आशा विवेक और सपना को घर में आने की आज्ञा देती है और सपना को देख उससे कहती है, देख लड़की, तू घर में तो आ गई पर इस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी। मैं तुम जैसी गरीब लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख लड़की, हम तुझे अपनी बहू नहीं मानते, इसलिए हमसे दूर रहना। उमा और आशा खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, पर दिलीप, सूरज, अमित और काजल सपना से कहते हैं, भाभी आप चिंता मत कीजिए, माँ और दादी का गुस्सा कुछ दिनों का है। देखना, एक दिन वो जरूर आपको अपनाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने भाई और तुम्हारे साथ हूँ। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि माँ जी और दादी इस गरीब को कभी अपनाने वाली है। अब तो तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। सपना को देख पूरा परिवार हैरान होता है, पर जहां घर के लोग सपना को अपना लेते हैं कुछ, तो वहीं घर के कुछ लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। अगले दिन सपना सभी के लिए खाना बनाती है और जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो, माँ जी, मैंने आपकी पसंद की दाल मखनी और नान बनाए हैं। विवेक जी ने बताया था मुझे कि आपका ये फेवरेट है। दादी जी, आपकी फेवरेट नमकीन चावल। आज मैंने अपनी पहली रसोई में आप सबकी पसंद का खाना बनाया है।
भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है, मेरी तो भूख और ज्यादा बढ़ गई है। रुक जा काजल, इस खाने को खाने की जरूरत नहीं है। हम इस गरीब के हाथों का पानी भी नहीं पिएंगे। दिव्या बहू, ये सारा खाना हटाओ और जाकर खाना बनाओ। अगर नहीं बना सकती तो ऑर्डर कर दो। आज हम बाहर का ही खाएंगे, पर इस लड़की के हाथों का नहीं। उमा के कहने पर दिव्या सारा खाना सपना की आंखों के सामने डस्टबिन में डाल देती है। अपनी सास और जिठानियों का ऐसा रवैया देखकर सपना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और निशा बाहर से खाना ऑर्डर करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर वाले हर बार सपना को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है और बातें कर रहे होते हैं। अब सपना भी अपने परिवार के साथ बैठ जाती है। ये मूवी तो मेरी फेवरेट है, आप लोगों को भी पसंद है। मैं अभी पॉपकॉर्न बना कर लाती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर मूवी एंजॉय करेंगे। आशा बहू, दिव्या बहू, निशा बहू, पूजा बहू, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ। अगर तुम में से किसी के पास टाइम हो तो आकर मेरे पैर दबा देना। माँ जी, मेरी भी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है। बहू, तुम तीनों मूवी देखो। सपना के आते ही सब उठकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर सपना की आंखें भर आती हैं और विवेक उससे कहता है, सपना दुखी क्यों होती हो? देखना एक दिन सब तुम्हें अपना लेंगे। और ये तुम्हारी फेवरेट मूवी है ना, मैं हूं ना, तुम पॉपकॉर्न बना कर लाओ। हाँ भाभी, अगर सब चलेंगे तो क्या हुआ, मैं और भैया है ना आपके साथ, आपकी फेवरेट मूवी देखने के लिए, वो भी पॉपकॉर्न के साथ। अब सपना रसोई में जाती है और पॉपकॉर्न बनाकर बाहर आती है और अपने पति नंद और जेठ के साथ बैठकर मूवी देखती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उमा अपने कमरे में बैठकर अपने पैर खुद दबा रही होती है। ये देखकर सपना रसोई से कटोरा से तेल लेकर आती है और अपनी सास के पैरों में लगाते हुए कहती है, बहू के नाते ना सही दादी जी, नौकरानी के ही नाते मुझसे पैर दबवा लो। सोचना कि आपने अपने लिए केयर टेकर रखी है। सपना की बातें सुनकर उमा कुछ नहीं कह पाती और सपना उमा के पैर दबाती है। अब जब भी सपना को मौका मिलता वो उमा के पैर दबाती और अपनी सास की दवाइयों का ख्याल रखती। माँ जी, 2 बज चुके हैं। एक आपको आपकी बीपी की दवाई खानी थी, जल्दी से खा लीजिए। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू हमारा दिल जीत लेगी? बिल्कुल भी नहीं, हम तुझे अपनी बहू नहीं मानते। सपना हर वो कोशिश करती जिससे घर वाले उसे अपना ले, पर कोई उसे नहीं अपनाता। ऐसे ही एक दिन सपना रसोई में खाना बना रही होती है और आशा किसी काम से रसोई में आती है और वो देखती है कि रोटी की बदबू से सपना को उल्टियां हो रही हैं। तुम दिखाना क्या चाहती हो कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर अत्याचार करते हैं? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई क्यों नहीं ले लेती? अरे आशा, तुम 5 बच्चों की माँ तो बन गई, पर आज भी बेवकूफ हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा खाने की महक लग रही है बहू को और उसे उल्टियां हो रही हैं। तुम जिसका इंतजार इतने सालों से कर रही थी, बहू तुम्हें वो खुशखबरी देने वाली है। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं, सपना प्रेग्नेंट है। क्या मेरी बहू गर्भवती है? सपना तू नहीं जानती, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। माफ करना बहू, मैं तुझसे नाराज थी क्योंकि तू गरीब घर से है और विवेक ने मुझे बताया नहीं। हमारे घर में आज से पहले किसी ने लव मैरिज नहीं करी, पर सच्ची बता रही हूँ, अगर तेरी जैसी बहू मैं ढूंढती तो भी ना मिल पाती। तू सिर्फ गुणी संस्कारी नहीं, बल्कि आज तूने मुझे वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रही हूँ। ये खुशखबरी सुनकर आशा इतनी खुश होती है कि वो प्लेट और चम्मच लेकर थाली पीटती है। क्या हुआ बहू, तू थाल क्यों पीट रही है? क्या सपना प्रेग्नेंट है? माँ जी, भूल गई आप, हमारे घर की परंपरा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आपने भी थाल पीटी थी। मेरी सपना बहू भी प्रेग्नेंट है। मैं परदादी बनने वाली हूँ। बहू, फिर तो मुझे सपना बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। बहू, अब से तू कोई काम नहीं करेगी। शुरुआती दौर में तुझे अपना और होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जब घर वालों को ये पता चलता है कि सपना प्रेग्नेंट है तो घर के सभी लोग उसे रॉयल ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जो देखकर सपना इमोशनल हो जाती है और कमरे में जाकर विवेक से कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस घर वालों का दिल जीत पाऊंगी। मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर मेरे बच्चे ने इस घर में मेरी जगह बना दी। जब सपना अपने पति से बात कर रही होती है तो आशा अपनी बहू के लिए दूध लेकर आती है और उसे अपनी आंखों के सामने पीने को कहती है। तुझे ये पूरा दूध मेरे सामने खत्म करना है। तेरी तीनों जेठानियां आज भी तुझसे नफरत करती हैं। हमने तो तुझे अपना लिया, पर वो तीनों तुझे कभी नहीं अपनाने वाली। तुझे अपना और बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखना है और हम बहुत जल्द हॉस्पिटल जाएंगे। बस एक बार मैं बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं,
बिना अपॉइंटमेंट के कहीं नहीं जाने वाली तू। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू हॉस्पिटल के चक्कर काटे या भीड़ में धक्के खाए। अपनी सास का प्यार पाकर सपना बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सपना के कमर, सर और शरीर में कहीं भी दर्द होता तो सपना अपनी दादी सास और सास को बताती है। माँ जी, मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही हूँ और न चल पा रही हूँ। कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हम डॉक्टर के पास चलें क्या? मैं पूछ कर आती हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहू, प्रेगनेंसी में ऐसी परेशानी होती रहती है और तेरी सास ने अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम जाना और अच्छे से अपना सोनोग्राफी करवा कर आना। अरे बहू प्रेग्नेंट है, उसको सोने में दिक्कत होती होगी, इसलिए मैंने काजल से कहकर बहू के लिए अलग से बिस्तर और मसाजर मंगवा दिया है। लो भाभी, आपका मसाज है और बिस्तर आ चुका है। अब आप इसके सहारे सोना। रात को और भी आपकी कमर की मसाज कर देती हूँ। आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब कमरे में जाकर काजल अपनी भाभी का मसाजर से मसाज करने लगती है। ये देखकर उसकी तीनों जेठानी जल जाती हैं। देख रही हो दीदी, अरे आज तक तो पिताजी ने हमारे लिए कुछ ऑर्डर नहीं करवाया, पर इस गरीब के लिए बिस्तर और मसाजर ऑर्डर कर दिया है। इस गरीब को तो रॉयल फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और ये सब इसके बच्चे की वजह से हो रहा है। जब से ये प्रेग्नेंट हुई है ना, एक पल में घर वाले की नाराजगी इसकी खत्म हो गई है। अगर हम इसका बच्चा गिराते तो ये सबकी नजरों में फिर बुरी बन जाएगी। मैंने सुना है शुरुआती दौर में अगर हम किसी प्रेग्नेंट औरत को वो पपीता खिलाते तो पेट में ही पल रहा बच्चा दम तोड़ देता है। सपना की तीनों जेठानी उसे मिल रही फैसिलिटीज से इतनी ज्यादा जलती हैं कि वो उसके बच्चे के पीछे पड़ जाती हैं और रसोई में जाकर फ्रूट चाट बनाती हैं जिसमें वो पपीता भी डालती हैं और सपना के पास लेकर आती हैं। अब जब सब ने तुम्हें अपना लिया है तो हम कौन होते हैं तुम्हें ना अपनाने वाले। और वैसे भी तुम्हें तो रॉयल फैसिलिटीज मिल रही है। अगर हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी हम भी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की बड़ी माँ बनने वाली है, इसलिए हम तुम्हारे लिए फ्रूट चाट लेकर आए हैं। हमारे सामने खा लो। सपना उन लोगों की बातों में आ जाती है और जैसे ही फ्रूट चाट खाने के लिए जाती है वहां काजल आ जाती है और अपनी भाभी के हाथ से फ्रूट चाट लेकर खाने लगती है। भाभी माफ करना, मैं आपके लिए दूसरा फ्रूट चाट बना दूंगी, पर ये मेरी फेवरेट है। काजल, तुम पागल हो, ये हम देवरानी जी के लिए लेकर आए थे। तो क्या हो गया भाभी, अगर मैंने खा लिया तो मैंने कहा ना, मैं भाभी के लिए दूसरा बना दूंगी। काजल की वजह से उन तीनों का प्लान फेल हो जाता है और वो तीनों गुस्से में वहां से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सपना अपनी सास के साथ अस्पताल से घर आती है और घर आते ही अपना बिखरा रूम देखकर साफ करने लगती है। और यहाँ देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे डॉक्टर ने बोला था ना कि तू बहुत कमजोर है, तुझे घर का कोई काम नहीं करना। पर माँ जी, मैं तो अपना ही कमरे साफ कर रही हूँ, देखो ना कितना फैला हुआ है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने 4-5 नौकर रखे हैं। एक नौकर हर वक्त तेरे साथ रहेगा, दूसरा नौकर तेरे कमरे की सफाई करेगा, तीसरा नौकर तेरे खाने का ध्यान रखेगा, समझी तू? इस तरह आशा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखने के लिए 3 से 4 नौकर रख लेती है। अब एक नौकर उसके कमरे की सफाई करता है तो दूसरा नौकर उसके खाने पीने का ख्याल रखता है। और ये देखकर तीनों जेठानी एक नया प्लान बनाती हैं। इस गरीब को जितनी ज्यादा रॉयल फैसिलिटीज मिल रही है, मेरा खून उतना ही जल रहा है। अब हमें कुछ करना होगा। मौका देखकर हम इसके कमरे के बाहर तेल गिरा देंगे ताकि जब ये कमरे से बाहर निकले तो सीधा लुढ़कते हुए नीचे आ जाए। इस बार तीनों बहू एक खतरनाक प्लान बनाती हैं। तो वहीं आशा जब सपना अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलती है तो वो देखते हैं कि घर में एक भी कार नहीं है और आशा दिलीप को फोन करती है। दिलीप जी, आज हमें हॉस्पिटल जाना था, घर में एक भी कार नहीं है। मुझे मेरी बहू के लिए एक नया ड्राइवर और उसके लिए पर्सनल गाड़ी चाहिए। आप अभी मेरी बहू के लिए एक शानदार गाड़ी खरीदो। हाँ आशा, क्यों नहीं, तुम बस मुझे आधा घंटा दो, मैं अभी शोरूम जा रहा हूँ। अब दिलीप आधे घंटे के अंदर शोरूम जाता है और वहां से एक न्यू ब्रांडेड कार निकलवाता है और विवेक के साथ घर आता है। माँ, पापा ने न्यू कार तो निकलवा ली, पर इतनी जल्दी ड्राइवर ढूंढना मुश्किल है, इसलिए आज अपनी बीवी का ड्राइवर मैं हूँ। देख रही हो तुम दोनों, जिनकी हैसियत फुटपाथ पर पैदल चलने की है, उसके लिए प्राइवेट कार आई है। कोई बात नहीं, आने दो। इसकी अस्पताल से इसकी सारी फैसिलिटीज जल्दी बंद हो जाएंगी। आशा अपने बेटे और बहू के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपनी बहू के कुछ टेस्ट करवा कर घर आती है।
अब कमरे में सपना सो रही होती है और इसी का फायदा उठाकर तीनों जेठानी उसके कमरे के बाहर तेल गिरा देती हैं, जो काजल देख लेती है और उन तीनों के जाते ही काजल उस तेल को साफ करने लगती है और तभी वहां उमा आती है। काजल, ये क्या कह रही है तू? हमने बहू के लिए स्पेशल नौकर रखा है तो वो कर देंगे सफाई। दादी, भाभी की नौकर ने सफाई कर दी है, दूसरा नौकर रसोई में खाना भी बना रहा है और तीसरा नौकर भाभी की दवाइयों का ख्याल भी रख रहा है। पर ये सब कारनामा मेरी 3 बड़ी भाभी का है। मैं नहीं जानती उन्हें सपना भाभी से क्या चिढ़ है, पर उन्होंने यहाँ तेल गिरा दिया है ताकि भाभी फिसल जाए और सीढ़ियों से गिर जाए और उनका बच्चा मर जाए। काजल के मुंह से ये बात सुनकर उमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं तीनों दोस्त 4th फ्लोर पर जाते हैं और तभी उनके एक कॉमन फ्रेंड का फोन आता है और दिव्या फोन स्पीकर पर रखती है। कोमल, हम तुझे ही याद कर रहे थे। आज हम तीनों बहुत खुश हैं। वैसे कल तो तेरा भी मॉडलिंग कंपटीशन है, कुछ तैयारी करी है तूने या नहीं? अरे यार, मुझे अब मॉडलिंग कंपटीशन नहीं करना क्योंकि मुझे उससे भी बड़ी खुशी मिल रही है, माँ बनने की। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। कोमल, तू पागल है? तू जिस पल का इतने दिन से इंतजार कर रही थी, तो इस बच्चे के लिए अपने उस सपने को ठुकरा रही है। बच्चे तो कभी भी हो सकते हैं, करियर इम्पोर्टेंट है। खबरदार, मेरे बच्चे को लेकर कुछ भी बोला तो मेरे लिए मेरे करियर से बड़ा मेरा बच्चा है। तुम नहीं जानती इस बच्चे के लिए मैं कहाँ कहाँ भटकी हूँ, कितने पैसे खर्च किए हैं। बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए मैंने फिर से मॉडलिंग करने की सोची, पर अब जब मुझे माँ बनने का सुख मिल रहा है तो मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। तुम तीनों माँ नहीं बनी हो ना, इसलिए तुम तीनों को पता नहीं माँ बनने का सुख क्या है। और अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच रही तो देख लेना, तुम तीनों इस सुख से हमेशा के लिए वंचित रह जाओगी। इतना बोलकर कोमल फोन रख देती है और उमा तीनों बहू को बुलाती है। सच सच बताना, तुमने बहू के कमरे में तेल क्यों गिराया? तुमने ऐसा इसलिए किया ना ताकि उसका बच्चा मर जाए? भाभी, पूजा, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप तीनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आप तीनों को माँ बनना ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने आज तक आप तीनों की गोद नहीं भरी, क्योंकि आप माँ बनने के लायक ही नहीं है। भाभी, आप तीनों ने मेरी बीवी के साथ सही नहीं किया। अपने पति की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी, क्या माँ बनने का सुख ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है जिससे हम अभी तक वंचित हैं? देखिए ना, जिस गरीब की शक्ल पूरा परिवार नहीं देखना चाहता था, अब वही परिवार उस गरीब को रॉयल फैसिलिटीज दे रहा है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। सपना भी कितनी खुश है, कोमल भी हमें ताने दे गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए। तुम्हारे जेठ जी भी बच्चे की जिद करते हैं, पर अपनी फिटनेस की वजह से मैंने कभी अपने बच्चे का नहीं सोचा और इसलिए वो विदेश काम करने के लिए चले गए। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मेरे पति मेरे पास होते। अब तीनों जिठानियों को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन जब आशा अपनी बहू को चेकअप के लिए उमा के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है तो वो तीनों आकर अपनी गलतियों की माफी मांगती हैं। माँ जी, आप सही कहती थी, हम दुनिया की सबसे बड़े सुख से अनजान हैं, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब हम हमारी देवरानी का ख्याल रखेंगे। रहने दो, तुम तीनों ना खुद माँ बनना चाहती हो, ना ही सपना बहू को इस सुख की प्राप्ति करने देना चाहती हो। हमें तुम पर विश्वास नहीं। शुक्र करो हमने तुम्हें घर से नहीं निकाला। दीदी जी, हमारा विश्वास कीजिए। माँ जी, आप हमारे साथ रहना, हम पर नजर रखना, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझे अपनी जेठानियों पर पूरा विश्वास है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप तीनों भी चलिए। अब सपना अपनी सास और तीनों जेठानी के साथ हॉस्पिटल जाती है और इसी तरह समय गुजरता है। देखते ही देखते सपना का 7वां महीना लग जाता है और इन कुछ महीनों में उसकी तीनों जेठानी उसकी काफी सेवा करती हैं और पूरा परिवार गोद भरे ही रखने की प्लानिंग करते हैं। अगले महीने सपना का 8वां महीना लग जाएगा। अब तो घर में गोद भराई कर लेनी चाहिए। भाभी की गोद भराई रखते हैं ना अगले ही महीने। पूरा परिवार अगले महीने गोद भराई रखता है और इस गोद भराई में सारी शॉपिंग, घर सजना, मेहमानों को इनविटेशन देना, सारा काम तीनों जेठानी करती हैं। कुछ ही दिनों में सपना की गोद भराई होती है जिसमें तीनों बहू को कमजोरी महसूस होती है और उन्हें चक्कर के साथ उल्टी आने लगती है, जिसके बाद सबको पता चलता है कि आशा की तीनों बहुएं भी प्रेग्नेंट हैं। बधाई हो आशा, तुम्हारी छोटी बहू तो तुम्हें इस घर का पहला वारिस देगी ही, उसके साथ ही तुम्हारी और तीनों बहू इस घर को बच्चों की किलकारियों से भर देगी। अब लगता है कि मैं चैन से मर सकूंगी। आशा के घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती है और बहुत जल्द सपना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है जिसका ख्याल सपना की तीनों जेठानी अपने बच्चों की तरह रखती है।
और बहुत जल्द उन तीनों को भी बेटी होती है।